भारत में इन दिनों अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। अफवाहें वो भी बड़ी प्रिप्लान हैं जो साजिश के तहत हैं। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं आजकल आप लोगों के सामने संपादकीय के रूप में या तबसरा कहिए या टिप्पणी कहिए या एनालिसिस कहिए, मैं एक एक टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो ये अफवाहें हैं, जिस तरह से अलग अलग मीडिया हाउसेज में भी चल रही हैं, टीवीज में चल रही हैं, और जो ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं या खुद को बहुत बड़ा जासूस बताते हैं, उनके पास बहुत रिलायबल जो सोर्स वो बताते हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा आपको सतर्क करने के लिए आया हूं। देखिए, यहाँ पर रिलायबिलिटी किसी के पास नहीं है। मैं बता दूं आपको, मैंने मीडिया में करीबन 4 दशक तक मैं अखबार में, छोटे मोटे अखबार नहीं, मैं दैनिक जागरण, हिंदी हिंदुस्तान जो बिरला जी का ग्रुप है, और उससे पहले स्वतंत्र भारत में, यानी कि जिसका पायनियर अखबार हुआ करता था, वो नॉर्दर्न इंडिया का स्वतंत्र भारत अपना एकमात्र अखबार हुआ करता था जिसकी पॉपुलैरिटी थी। मैं इन मीडिया संस्थानों से जुड़ करके यहाँ तक आया हूँ। 4 दशक से ज़्यादा हो गया है। अर्ली एज में मैं पहुँच गया था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। नहीं रहा होगा, लेकिन वो पढ़ाई मेरे यहाँ काम आई, वो मीडिया हाउस में काम आई, इसीलिए मैं संपादक के पद तक पहुँचा। और आप तक मैं जो भी बात लेके आऊँगा वो लगभग सही होगी। 100% सही मैं इसलिए नहीं कह सकता, वो हमारे पास भी नहीं होती है। मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या वो सही सही हमको बता रहे हैं? राहुल जी क्या अपना पूरा मामला बना रहे हैं, क्या वो हमको बताएंगे? या इसी तरह से अगर ट्रंप से बात देखें तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सही सही बात मीडिया तक पहुंचा देंगे? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या अपनी सही बात बताएंगे? क्या ये चीन के शी जिनपिंग बताएंगे अपनी बात को, अपनी हकीकत? नहीं बताएंगे। सारे राजनीतिज्ञों के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, और इसी तरह से उनकी बयानबाजी कुछ होती है और कुछ वो करते हैं। हाँ, कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि हल्का सा संकेत देते हैं, उन संकेतों को पढ़ना होता है। तो अब जैसे अभी दुनिया का जो सबसे प्रभावशाली या बलशाली अगर देश कहें तो वो है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बिहेवियर है, उनका जो आचरण चल रहा है, क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी किस बात पर भरोसा किया जाए? 24 घंटे में वो अपनी बात को पलटते हैं, तो उनसे तो टिप्स लेना भी बड़ा मुश्किल है। और जैसे कुछ राजनीतिज्ञ गंभीर होते हैं, मोदी जी के बारे में आपने देखा होगा, कुछ लोग उनको फेंकू कहते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं फेंकू कहते हैं कि वो उन्होंने एक और जुमला छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता तक बात पहुंचाने के लिए कुछ आवरण अपने शब्दों को पहनाना होता है, तो उन्होंने ये पहनाया, तो उनके इस बात को इन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा फेंकू है। लेकिन जो मोदी जी ने पिछले 11 साल में करके दिखाया है देश के लिए, शायद न पिछला कोई राजनेता ये कर पाता, और न आने वाला आगे के लिए इतनी जल्दी आसान होगा। हाँ, ये है कि आने वाला अगर इनकी चीज़ों को देख करके, इनके बिहेवियर को, इनके काम करने की शैली को समझ करके आगे बढ़े, उसमें कुछ अपना वैल्यू एडिशन कर ले, अपना इनपुट और जोड़ ले, तो कुछ अच्छा और रिजल्ट हो सकता है, बेहतर रिजल्ट आ सकता है। तो चीन है, उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। शी जिनपिंग तो अब है, जब 1959 में दलाई लामा भारत आए थे तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, लेकिन चावन लाई उस समय जिनको कहते थे, तो चावन लाई ने कितना छुरे, मतलब पीठ में छुरा भोंका। उन्होंने 1962 में भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी।
हाँ, रूस के साथ में हमारे अपने एक मित्रवत रिश्ते रहे हैं, लेकिन देखिए वो भी एक बहुत बड़ा देश है, उसकी अपनी देश की ज़रूरतें हैं। बस उनके जो प्रशासक हैं या उनके जो राष्ट्रपति हैं या जो सत्ता के मुखिया हैं, उनके पास में वो डेमोक्रेसी नहीं है जैसी भारत में है। भारत में तो थोड़ा बहुत भी अगर खबरों पर कोई नज़र रखता है तो वो विशेषज्ञ हो जाता है, वो बताने लगता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या मूव चलना चाहिए। भाई ये शतरंज का खेल नहीं है। शतरंज का खेल है भी तो आप अगर 10-15 चालों के बारे में सोच रहे हो, जो विश्व विजेता शतरंज के खिलाड़ी होते हैं या विश्व में जो ग्रैंड मास्टर बड़े लेवल पर होते हैं, वो तो 100-100 चाल आगे की सोचते हैं। तो यही जो बड़े देश हैं वो राजनेता सोचते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तो हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए है। ये कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी का कुछ कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी एक के पाले में या एक के खांचे में फिट हो जाते हैं तो आपके प्रति अलग धारणा होती है। अगर आप दूसरे के खांचे में आते हैं या दूसरे के पक्ष में चले जाते हैं तो आपके प्रति दूसरी धारणा होती है। लेकिन भारत ने 1947 में आज़ादी के बाद से ही इन खेमेबाजी से दूर रहने की कोशिश की। अच्छी बात रही वो नेहरू जी ने जो स्टेप उस समय उठाया, उसको बुरा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हम किसके दामन पकड़ लेते, किसने हमको मदद की थी। जापान अगर सुभाष चंद्र बोस नेताजी के साथ में था तो जापान तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अपराधी हो गया था। इसी तरह से जर्मनी के तो 2 टुकड़े कर दिए गए, तो हमारा साथ कौन देता। तो हमारे साथ के लिए हमने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारा जो ज्ञान, हमारा जो अध्यात्म, जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो इसी रणनीति को अपनाया। नॉन अलाइंड कंट्री के रूप में नेहरू जी ने मार्शल टिटो और 2-3 और लोगों के साथ मिल करके एक अलग संगठन बनाया। इस संगठन ने अच्छा किया, हम किसी की नज़र में नहीं आए, धीरे धीरे प्रगति करते रहे। हाँ, हमारे देश में अगर राजनेता जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, उनमें से अगर कुछ भ्रष्ट नहीं हो गए होते और जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से देश सेवा कर रहे थे, आज़ादी के जो सेनानी थे, वो अगर कुछ और लंबे समय तक जीवित रहते तो शायद आज हम किसी दूसरी स्थिति में होते, बेहतर पायदान पर होते। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ तक पहुँच गए, किसी का हमने ऐसा एहसान नहीं लिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक का तो हम लोग थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि वो दे रहा है बिना किसी क्या कहते हैं इंटरेस्ट के, कम इंटरेस्ट के साथ में अगर दे रहा है तो उसका लाभ उठाया हम लोगों ने। अब तो शायद वो भी स्थिति नहीं है। हाँ, ये है कि वर्ल्ड बैंक कुछ जो जनता से जुड़ा या समाज से जुड़ी जो योजनाएं होती हैं उसके लिए मदद करता है, वो अच्छी बात है। अब मैं बताऊं कि दीपावली के मद्देनज़र जो मैंने कल आपको वीडियो बताया था, तो उस समय तक 1.5 लाख करोड़ की बिक्री का एक अंदाज लगा था। लेकिन यहाँ ये पूरे सीजन में जो दशहरा से लेकर के दीपावली के धनतेरस के दिन तक, अभी अब इस बीच का आंकड़ा नहीं आया है, सब कपोल कल्पित हैं, तो अभी तक का जो कह रहे हैं वो करीबन 6 लाख करोड़ की बिक्री हुई है या 6 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है। अब आप समझिए कि इसमें कोई GST 5% का होगा, कोई 18% का होगा, कोई 28% का होगा और कोई 40 एंड अबव वाला होगा। तो भारत सरकार के खजाने में कितनी रकम आई होगी, भारत सरकार को इससे कितनी मदद मिली होगी। जो लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को गलत दिशा में जाता हुआ बता रहे थे, या फिर जो लोग सीधे सीधे कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय हो गई है, इंडियन इकोनॉमी
इज डेड जो ये कहते थे, ये उनके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है। फिलहाल अभी विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी कम हुई है पिछली दीपावलियों के मुकाबले। अब ये तो अभी और आंकड़े और क्लियर होने दीजिए, तब पता चलेगा। लेकिन 6 लाख करोड़ का जो एक मोटा मोटा अमाउंट आया है पिछले 1 महीने की बिक्री, आप समझिए। आप श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं होती है, उसके बाद जब दशहरा आया और दशहरे के जो 10वां दिन है उसके 20 दिन बाद तो दीपावली आ जाती है। ये कुल मिलाकर के देखें, ये स्पैन हमारा 30-35 दिन का है। 30-35 दिन में 6 लाख करोड़ की बिक्री होना, और भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जनता है, इसकी जेब से इतना पैसा निकलना। दीपावली में हो सकता है कि कुछ लोग अपने बच्चों की या अब नई पीढ़ी की जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो डिमांड है उसके अनुसार कुछ अपनी हैसियत से बाहर जा कर के खरीदे होंगे। लेकिन आप ये भी जानिए कि करीबन 70% लोग तो अपनी क्षमता के अनुसार काम किए हैं, यानी कि उनके पास पैसा है और वो खरीदारी कर सकते हैं। हमारे बाजार मृत नहीं है, हमारे जो मार्केट है वो लाइव है, वो जिंदा है। इसके अलावा अब ये देखिए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद उसके दोनों घटक, बड़े जो घटक हैं जेडीयू और आंध्र की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, तो इन्होंने विकास के साथ में इन्होंने आगे जाना बेहतर समझा। बीच में बहुत रणनीतियां बनी कि इनको एक एक करके अलग किया जाए और मोदी जी को सत्ता से उतारा जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। बड़े बड़े एक प्लान वे में दूर दूर से कुछ सर्वे करके, कुछ रिपोर्ट्स बना करके ये बताने की कोशिश की कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी अब कम हो रही है। अभी हाल में मैं देख रहा हूँ कि कुछ और एक रिपोर्ट आई है जिसमें मोदी जी की वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलैरिटी है वो 81% कह रहे हैं और बाकी नेता इनसे बहुत आगे हैं। अब ये इसमें किसने देखा ये सर्वे कैसे होते हैं, कौन कर रहा है? पहले सर्वे करने वाले की हैसियत और उसकी नीयत पर जो है हमें अपना ध्यान देना चाहिए। उनकी नीयत और उनके जो काम करने के तरीके हैं उसको पहले हमें टटोलना चाहिए। कोई विदेशी अगर ये कह दे कि हम बहुत फूल प्रूफ होकर के काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं संभव है। ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, ये गेम को चेंज करने के लिए इनके पास में दुनिया भर से पैसा आता है, तो ये तरह तरह के एंगल बना करके, तरह तरह के दृष्टिकोण जागृत करके ये अपनी रिपोर्ट को सच साबित करने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीति में विपक्ष पता नहीं क्यों बिखर रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे पास विपक्ष, वो भी विवेकहीन विपक्ष, और अलग अलग खांचों में, अलग अलग पक्षों में बटा हुआ विपक्ष, अपोजिशन, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और एक पूरे देश की समग्र जो दृष्टि रखी जाती है एक विपक्ष द्वारा, वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो राजनीतिक रूप से फिलहाल अगर मोदी जी के हिसाब से देखें या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो बेहतर है, सवाल पूछने वाला ही न हो, और जो सवाल करे भी तो वो जनता ही कहते कि यार ये तो क्या सवाल पूछ रहा है, ये तो पप्पू है, ये तो लल्लू है। तो ऐसे सवाल पूछने वालों से एनडीए को फ़ायदा है, अपना काम करते जा रहे हैं और उनसे कोई इस तरह से सवाल पूछने वाला नहीं है। भाई साहब, जहां आप काम कर रहे हो इससे बेहतर यहाँ होता, इस जगह ये पैसा लगाते हैं आप, ये करने वाला कोई नहीं है। राजनीतिक वाला ये हो गया। हमारे पड़ोस में एक और मैं आपको जानकारी दूं, बांग्लादेश में अभी 3-4 दिन पहले
एयरपोर्ट में आग लगी है। वो आग काफ़ी लगी, शुरू में तो ये लगा कि हल्की फुल्की आग होगी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, लेकिन वो आग 24 घंटे 30 घंटे तक नहीं बुझी और पूरे बांग्लादेश के दमकल आ गए तो भी नहीं बुझी। बड़ी मुश्किल मशक्क़त के बाद वो आग 30 घंटे में बुझाई गई और उसके धुएं का रंग बिल्कुल आप समझिए जैसे प्लास्टिक और अन्य टाइप के केमिकल जलाने के बाद रंगीन रंग बिरंगा होता है। तो इससे थोड़ा सा संदेह हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में अभी यूनुस की जो पाकिस्तान परस्त सरकार है वो भारतीय लोगों को तो वहाँ पसंद नहीं करती, लेकिन विदेशी अन्य कई देशों से, वहाँ चीन वाले भी हैं, अमेरिका वाले भी हैं और पाकिस्तान वाले तो अब उनको तो वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी, कोई भी सैनिक, कोई भी ऑफिसर वहाँ पर आए तो उसको वीज़ा ऑन अराइवल है, वो भी मस्ट है, वहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा लेकर के वहाँ। तो इस तरह से एक बांग्लादेश जो पाकिस्तान की नीतियों से अपने को अलग करके एक अलग राष्ट्र बना था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था, वो करीबन आप ये समझिए 71 के बाद से लेकर के अभी 25 में, उधर 29 साल उधर हो गए, 25 साल ये हो गए, तो 54 साल में वो देश फिर उसी पाकिस्तान की गोद में बैठ गया। अब बेहतर होता है कि भाई पूर्वी पाकिस्तान फिर से अपना नाम रख लेता, बांग्लादेश रखने की क्या ज़रूरत है। अब जब पाकिस्तान के ही पिटलगू बन के रहना है तो आप भाई कहो कि वो पश्चिमी पाकिस्तान है, हम पूर्वी पाकिस्तान है। ये प्रस्ताव अगर बांग्लादेश वाले रख के देखें तो पाकिस्तान अगर इसको स्वीकार कर ले तो बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में जो वहाँ की सेना है वो इतने आराम से वहाँ पर एक दोहरा शासन चला रही है। आगे एक मुखौटे के रूप में कोई प्रधानमंत्री बना देते हैं, एक संसद है जहाँ बहस हुआ करती है, वहाँ के नेता बोलते रहते हैं, लेकिन करना किसको है, वो जो वहाँ सेना का प्रमुख है। वही सेना का प्रमुख देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बावजूद अपने को फील्ड मार्शल कह करके दुनिया भर में टहल रहा है। तो आप ऐसे देश के साथ अगर बांग्लादेश जुड़ रहा है तो आप समझिए कि ये बांग्लादेश की नीति और अब आगे का भविष्य क्या होगा। फिलहाल उस एयरपोर्ट की आग पर आते हैं। एयरपोर्ट की आग से कुछ ये पता चला है कि 2013 में ये जो उस समय सरकार थी शेख हसीना की, तो उसने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रसिया के साथ में समझौता किया था। 2013 से वो पावर प्लांट बन रहा था और उसका अभी दिसंबर में उसके एक प्लांट का उद्घाटन होना था। उसके लिए ये सामान एयरपोर्ट में रखा था और इसको क्लियरेंस नहीं मिली, तो इसमें किसी ने ड्रोन से हमला किया। अब ड्रोन से हमला किया तो आग लग गई। अब वो ड्रोन जो है, जो उसका अवशेष मिला है, वो यूक्रेन में बना हुआ है। तो आप समझिए कि हमारे पड़ोस में किस तरह से ये प्लेग्राउंड बन गए हैं। उधर अराकान आर्मी यानी कि जो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर में जो काम कर रही है, वो इन सब को धो रही है उधर से। और बांग्लादेश है कि वो पीछे जा करके विकास के रास्ते के बजाय पीछे की तरफ जाएं। उनका व्यवस्था, उनका सारा जो आर्थिक साम्राज्य था, विशेषकर कपड़े के लेवल में जो जूट और जो ये कपड़े गारमेंट्स का जो काम था वो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अब वो ध्वस्त हो चुका है। अब ये जो एयरपोर्ट में जिस सामान में आग लगी है ये करोड़ों का बताया जा रहा है। और अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पर जो पहला बनना था, जिसको दिसंबर में क्रिटिकल होना था और मतलब उस दिन से उसमें बिजली की आपूर्ति या बिजली का प्रोडक्शन शुरू होना था, अब वो पता नहीं कितने वर्षों तक आगे टल गया है। भारत के आसपास में ऐसे ही देश हैं। एक और समस्या ये है कि आज बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रहा है, यानी नाभिकीय बिजली घर बना रहा है। कल को उसी यूरेनियम को और रिफाइन कर करके वो परमाणु बम बनाने लगेगा।
तो जिसने भी ये काम किया है वहाँ पर उस जो वो सामान आया था रूस से और उसको एयरपोर्ट में ही ध्वस्त कर दिया, तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता है, कम से कम भारतीयों के लिहाज से। और आज जो अफवाहें इधर उधर फैल रही हैं उनमें भरोसा नहीं करना है। हमारे देश की जो सामरिक नीति है, सैन्य रणनीति है, वो बेहतर दिशा में आगे जा रही है। लोगों की आंख में हम खटके हुए हैं। लोग क्या, देश क्या, भाई इसमें चीन सबसे पहले है, अमेरिका उसी श्रेणी में है, पाकिस्तान को तो गिनिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ जो है ये अंदाज लगा रहा है कि वो भारत के पास क्या है, वो हमारी बराबरी तो कर नहीं सकता है। रूस हमारा दोस्त है, लेकिन उसके मन में भी लग रहा होगा कि कहाँ अब कल तक ये टेक्नोलॉजी हमसे ले रहा था, ये प्रोडक्ट हमसे ले रहा था, और आज ये खुद ही बना रहा है और हमसे भी बेहतर बना रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, रॉकेट जो स्पेस क्राफ्ट है, रॉकेट जो हमारी विंग है, वो एक अलग बनने जा रही है। यानी कि हमारे पास थल सेना रहेगी, हमारे पास नौसेना रहेगी, हमारे पास वायुसेना रहेगी, और अंतरिक्ष को संभालने वाली एक अलग सेना रहेगी। फिलहाल अब दीपावली के अवसर पर दीपावली का ही माहौल चल रहा है, द्वितीया तक वही रहेगा, और तब तक आपको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। और इस ब्लॉग को, इस संपादकीय, इस तबसरे को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर ये आपको ये अच्छा लगे, ये विश्लेषण, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।